मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स इन नीड। आपने एक कहावत सुनी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। यानी कि ज़रूरत के समय जो आपका फ्रेंड हो वही वास्तव में फ्रेंड होता है। लेकिन यहाँ जो है जो फ्रेंड्स इन नीड की बारे में बात की है, वो उसका मतलब ये होता है ज़रूरत में आपने दोस्त बनाए। यानी कि जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो वो दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इन नीड ये अपॉर्चुनिस्टिक एक फ्रेंडशिप की बात की जा रही है, जिसमें जो है कहा जा रहा है कि भाजपा जो है एक ऐसा फॉर्मिडेबल ओपोनेंट्स या फॉर्मिडेबल पार्टी के रूप में उभर रहा है जो कि अन्य पार्टियों के लिए बड़ा खतरा है। तो इस वजह से जो है जो 2024 के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर जो अन्य पार्टी है, जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे, और जो राष्ट्रीय पार्टी हैं जैसे कि कांग्रेस जो है वो चाहती है, वो जो है चाह रही है कि एक ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन जो है वो खड़ी करे 2024 के लिए, ताकि भाजपा से लड़ा जा सके। लेकिन सभी के जो है अपने अपने अलग विचार हैं, अलग अलग एटीट्यूड हैं। अ, ये मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो अपने राज्यों में ही जो है एक दूसरे के विरोधी भी हैं। ठीक है। तो इस चीज को लेकर कि भाजपा से लड़ा जाए, उसके लिए जो है हम लोग सभी फ्रेंड्स बन जाएं, तो ये जो है ये टूटने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो। तो उसी के बारे में आज का एडिटोरियल है, तो देखते हैं क्या है ये आज का एडिटोरियल। An amalgam of disparate elements will not be viable national alternative to the bill। ठीक है। एमलगम का मतलब जानते हैं, एमलगम क्या होता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ समथिंग, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। और डिस्पैरेट का मतलब क्या होता है, दैट इज डिफरेंट कह सकते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट, देखिए एक डिस्पैरेट होता है, एक डेस्पेरेट होता है, डी ई एस, है ना, टी ई होता है, आर ए टी। डेस्परेट का मतलब होता है व्हेन यू हैव लिटिल होप ऑफ सक्सेस एंड यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग। ठीक है ना। तो आप जब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना परवाह किए हुए किसी भी चीज, वो आप होते हैं डेस्पैरेट। लेकिन यहाँ है डिस्पैरेट। ठीक है। डिस्पैरेट यानी कि अलग अलग तत्व, अलग अलग चीज जो है वो चीज की बात हो रही है। तो चूंकि अलग अलग पार्टियां हैं और सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, ठीक है, तो ये जो उनका जो मिक्सचर है, उनका जो एमलगम है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो वाइबल नहीं होगा। वाइबल का मतलब क्या होता है, वाइबल का मतलब होता है एबल टू सक्सीड, किसी भी चीज का सफल होने का उसमें क्षमता होना, यानी कि फिजिबल नहीं है, डुएबल नहीं है ये। ठीक है ना। तो ये जो है क्या कहेंगे आप कि एमलगम ऑफ डिस्पैरेट एलिमेंट्स विल नॉट बी अ वाइबल नेशनल ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। यानी कि ये जो अलग अलग जो तत्व हैं, या कह सकते हैं अलग अलग जो राजनीतिक दलों का जो एक मिश्रण है, जो एक संयोजन है, वो एक वायबल नेशनल ऑल्टरनेटिव नहीं होगा बीजेपी के लिए। यानी कि भाजपा का वो जो है एक विकल्प नहीं होगा नेशनल ऑल्टरनेटिव। वायबल यानी कि समझ गए, जो सक्सेसफुल, जो सक्सेस हो सके, फिजिबल नहीं हुआ है। और नेशनल राष्ट्रीय, और वैकल्पिक विकल्प ऑल्टरनेटिव हो गया। तो वो जो है एक राष्ट्रीय विकल्प नहीं हो सकता है जो कि वायबल हो बीजेपी के लिए। ठीक है। Talk of any political realignment is unseasonal, considering the fact that the next general election is due only in 2024 and the BJP is entrenched in the government। यहाँ दो शब्द समझिए। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है क्या, कि आप जैसे फिर से बदलाव, एक तरीके से कह सकते हैं परिवर्तन। ठीक है। तो और जो एक और यहाँ मतलब है ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब हम लोग समझते हैं ड्यू टू, हमेशा लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ड्यू टू का मतलब होता है किसी के वजह से, किसी के कारण। ठीक है ना। लेकिन ड्यू इन का जब मतलब होता है तो उसका मतलब जो है एक्सपेक्टेड होता है, मतलब इसकी उम्मीद की जा रही है कि 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। और इंट्रेंस्ड का मतलब होता है स्टैब्लिश्ड वन सेल्फ फॉर्मली, है ना, अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर दे। तो कहा जा रहा है कि किसी भी टॉक ऑफ एनी पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, यानी किसी भी तरह की राजनीतिक बदलाव के बारे में जो बातचीत है वो अनसीजनल है, वो बेवजह है। ठीक है। अनसीजनल मतलब अनयूजुअल है। कंसिडरिंग द फैक्ट, क्योंकि जो वास्तविकता है, या इस वास्तविकता को देखते हुए
कि अगला जो जनरल इलेक्शन है, अगला आम चुनाव जो है वो कब है, वो 2024 में है। एंड द बीजेपी इज इंट्रेंस्ड, और बीजेपी जो है वो पूरी तरह से पेठ बनाई हुई है, अपने आप को स्थापित की हुई है इन द गवर्नमेंट, सरकार में। A gathering of political leaders, activists, and scholars convened by Trinamool Congress leader Yashwant Sinha on Tuesday, however, was preceded by a lot of speculation about the emergence of a third front opposed to the BJP and sidelining the Congress. कहा जा रहा है एक जो गैदरिंग किया गया, यानी कि जमावड़ा या सभा जो बुलाई गई, किसकी? पॉलिटिकल लीडर्स की, एक्टिविस्ट की और स्कॉलर्स की, जिसे बुलाया गया किसके? कन्वीन मतलब बुलाया जाना, बाय तृणमूल कांग्रेस लीडर यशवंत सिन्हा के द्वारा। तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो कि पहले भाजपा में थे, अब ये जो है तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर हैं उनके द्वारा बुलाई गई जो एक सभा है, पॉलिटिकल सभा जो थी पॉलिटिकल लीडर्स की, एक्टिविस्ट की और स्कॉलर्स की, ट्यूसडे को, मंगलवार को। हाउएवर, हालांकि वाज प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड और फॉलोड दो होता है। फॉलोड का मतलब किसी चीज के बाद कोई घटना घटती है, प्रीसीडेड मतलब होता है किसी चीज के पहले जो घटना हो। तो यहाँ जो है इसके पहले जो है क्या हुआ था, अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन थे, कई सारे अटकलबाजी थी, मतलब गेस वर्क चल रहा था कि भाई ये होगा और ये नहीं होगा। तो लॉट ऑफ स्पेकुलेशन थी, अटकलबाजी थी, इसके बारे में, अबाउट द इमरजेंस ऑफ अ थर्ड फ्रंट, यानी कि थर्ड फ्रंट यानी तीसरा मोर्चा के उदय या उद्भव के बारे में कई सारे अटकलें थी इसके पहले। मतलब ये जो सभा बुलाई गई पॉलिटिकल लीडर्स की, एक्टिविस्ट की, स्कॉलर्स की, जो कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई थी, हालांकि उसके पहले जो है कई सारी अटकलबाजी हो रही थी थर्ड फ्रंट के इमरजेंस को लेकर, ठीक है ना। ये थर्ड फ्रंट जो कि बीजेपी के मतलब कि विरोध में है, और ये साइडलाइन करना चाहती है, दरकिनार करना चाहती है किसको? कांग्रेस को। तो ये थर्ड फ्रंट जो कि हु इज अपोज्ड या दैट इज अपोज्ड टू द बीजेपी एंड willing to sideline the Congress. The राष्ट्रमंच is not intended to be third front. ये जो राष्ट्रमंच इसका नाम दिया गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, इसका इरादा नहीं है कि थर्ड फ्रंट बनना, इसका इरादा नहीं है। अकॉर्डिंग टू इट्स ऑर्गेनाइजर्स, इसके जो आयोजक हैं उसके अनुसार जो है राष्ट्रमंच मंच का जो इरादा है वो यह नहीं है कि वो थर्ड फ्रंट बने, तीसरा मोर्चा बने, बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है the end of an exploratory politics ahead of 2024। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 2024 के पहले एक विकल्प तलाशने की जो राजनीति है उसकी समाप्ति हो गई है, ठीक है ना। तो इसका यह भी मतलब नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में मोस्ट पार्टीज हैव रीजंस टू थिंक एंड एक्ट टुवर्ड्स अ न्यू ऑल्टरनेटिव टू द बीजेपी। वास्तव में क्या है कि अधिकांश पार्टीज के पास कारण है सोचने को भी और काम करने को भी, टूवर्ड्स ए न्यू ऑल्टरनेटिव, एक नए विकल्प के लिए सोचने के लिए और उस पर काम करने के लिए जो है बीजेपी का, यानी कि बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के प्रति जो है, सॉरी बीजेपी के प्रति नहीं कहेंगे, भाजपा के खिलाफ जो एक नए ऑल्टरनेटिव, एक नए विकल्प को तलाशने की जो है उस पर काम करने की और उस पर सोचने की कई सारे कारण भी हैं इन पार्टी के पास। एक कारण क्या है उसमें, 4-1, या कई सारे रीजन है ना यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसलिए 4-1 एक कारण क्या है, सीरियल गवर्नेंस फेलियर्स, यानी कि सीरियल मतलब समझते हैं हैपनिंग वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद दूसरा लगातार होना, ठीक है ना, क्रमिक जिसको कह सकते हैं हिंदी में। तो सीरियल गवर्नेंस फेलियर्स यानी कि शासन का बिल्कुल विफलताएं, एंड मिस स्टेप्स और गलत कदम, ठीक है ना, हैव मेड द करेंट मोमेंट द मोस्ट वनरेबल फॉर द सिंस 2014। ये जो सीरियल गवर्नेंस फेलियर्स हुआ है और जो मिस स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसने जो है मौजूदा समय को, यानी कि हाल के जो समय है, जो अभी का मोमेंट है, उसको जो है बीजेपी के लिए 2014 के बाद से, सिंस 2014 मतलब 2014 के बाद से बीजेपी के लिए ये सबसे मतलब कि कमजोर, सबसे मतलब वनरेबल पॉइंट बना दिया है इसको। मतलब वनरेबल का मतलब कि व्हेन यू आर लाइकली टू बी अफेक्टेड मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा आप उसमें जो है अफेक्टेड होने जा रहे हैं। तो अभी जो है बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में है, ठीक है ना, 2014 के बाद से, ठीक है।
तो ये किस वजह से है? ये वजह है सीरियल गवर्नेंस फेलियर्स और मिस स्टेप्स की वजह से, जिसने जो है करंट मोमेंट को बीजेपी के लिए सबसे वनरेबल बना दिया है। ठीक है, द कांग्रेस डज चैलेंज द बीजेपी एट एन आइडिएशनल लेवल। कांग्रेस जो है वो क्या करती है? चुनौती देती है बीजेपी को, किसके रूप में, किस स्तर पर? आइडिएशनल लेवल। आइडिएशनल लेवल मतलब कि वैचारिक स्तर पर। ठीक है, बट द इलेक्ट्रोल विक्ट्रीज, लेकिन जो इलेक्ट्रोल विक्ट्रीज हुए हैं, यानी कि जो चुनावी जीत जो हासिल की गई है ओवर इट मतलब बीजेपी, इन रिसेंट मंथ, हाल के दिनों में, हाल के महीनों में, वर बाय रीजनल पार्टीज, वो किसके द्वारा? क्षेत्रीय दलों के द्वारा की गई है, सच एज द टीएमसी, जैसे कि टीएमसी है, डीएमके है एंड द लेफ्ट है। While राहुल गांधी हैज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन अगेंस्ट द बीजेपी, हालांकि हालांकि ये देखिए while जो है ये कंजंक्शन है और ये बता रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को। तो राहुल गांधी जो है उनका एक सैद्धांतिक स्थिति है बीजेपी के खिलाफ। ठीक है ना, बीजेपी को लेकर जो है उनकी एक सैद्धांतिक पोजीशन है। इज वैसिलेटिंग, उसका जो अस्थिर रोल है, अस्थिर भूमिका जो है उनके पार्टी के अंदर, और उनकी जो रिलक्टेंस है, मतलब कि नॉट विलिंग टू डू समथिंग, तो उनकी जो रिलक्टेंस है प्ले द पावर पॉलिटिक्स, यानी कि जो सत्ता की जो राजनीति है उसमें उसको खेलने की जो उनकी अनिच्छा है, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा, वो कांग्रेस को क्या बना देती है? एक अनइंस्पायरिंग लीडर बनाती है फॉर अदर एंटी बीजेपी पार्टीज। जो गैर भाजपा पार्टीज के लिए, जो अन्य गैर भाजपा पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस भी गैर भाजपा पार्टीज है, तो उसी तरह अन्य गैर भाजपा पार्टीज के लिए जो है कांग्रेस को क्या बना देती है? एक अनइंस्पायरिंग लीडर, मतलब कि प्रेरणाहीन एक नेतृत्व बना देती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो इसके जो मतलब कि सर्वे सर्वा जो है कांग्रेस के तरीके से राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी जो है अपने पार्टी के अंदर ही जो है उनका एक वैसिलेटिंग रोल है, मतलब कभी वो मतलब कि प्रेसिडेंट का रोल लेते हैं, कभी वो नहीं लेते हैं। तो उनका जो एक वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब अस्थिर, एकदम मतलब एक स्थिर नहीं है वो, एंड रिलक्टेंस टू प्ले द पावर पॉलिटिक्स, और पावर पॉलिटिक्स भी नहीं खेलना चाहते हैं वो। ठीक है ना, सत्ता की राजनीति भी नहीं खेलना, उनकी भी जो अनिच्छा है, इसकी वजह से जो है कांग्रेस जो अन्य गैर भाजपा पार्टीज के लिए जो है वो अनइंस्पायरिंग लीडर बन चुकी है। द रोल बीइंग प्लेड बाय नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार, ये जो नेशनलिस्ट जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, उनके जो प्रमुख हैं शरद पवार, उनके द्वारा जो निभाई जा रही भूमिका, ठीक है, ये जो रोल है जो निभाई जा रही है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ के द्वारा, जिनका नाम है शरद पवार, मैक्स द करंट अटेम्प्ट फॉर अ न्यू प्लेटफॉर्म विगरस, ये जो नए मंच के लिए, जैसे कि थर्ड फ्रंट हो गया या फिर जो राष्ट्र मंच हो गया, तो इस टाइप के कोई भी जो थर्ड फ्रंट जो आएगा, तो तीसरा मोर्चा जो है, जैसे एक तो बीजेपी हो गया, एक कांग्रेस हो गया, और एक तीसरा मोर्चा, मतलब तीसरा मतलब एक नया प्लेटफॉर्म जो कि इन दोनों से लड़ सके। तो ये जो न्यू प्लेटफॉर्म के लिए जो करेंट अटेम्प्ट है, जो मौजूदा प्रयास है, उसको और ज़्यादा जोरदार बना देती है इसकी भूमिका, शरद पवार की भूमिका जो वो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। He has the dexterity, heft and the network. उनके पास जो है नेतृत्व करने के लिए डेक्सटरिटी है, डेक्सटरिटी का मतलब स्किल, ठीक है, निपुणता। हैप्ट का मतलब होता है वेट, लेकिन हैप्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लुएंस। तो उनके पास इन्फ्लुएंस भी है और नेटवर्क भी है इसको लीड करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। दैट सेड, दैट सेट का मतलब आफ्टर हैविंग दैट सेट, मतलब कि हैविंग दैट सेट, ठीक है ना, या हैविंग सेड दैट, यानी कि इसको कहने के बाद भी, यानी कि इसके बावजूद भी, देयर इज नॉट एन इजी पाथ। देखिए, इसके बावजूद भी देयर इज नॉट एन इजी पाथ, कोई आसान रास्ता नहीं है फॉर दिस नेसेंट प्लेटफॉर्म। ये जो नया एक प्लेटफॉर्म, नवजात जिसको कह सकते हैं, नेसेंट जो कि अभी डेवलप हो ही रहा है, दैट इज अबाउट टू डेवलप, और दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। ठीक है, तो वो जो नेसेंट प्लेटफॉर्म है ना, उसके लिए कोई ये आसान सा रास्ता नहीं है। इस बात को समझते हुए ये, या इस बात को मानते हुए, एज्यूमिंग दैट इट हैज़ एम्बिशंस, कि इसकी जो है अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, बियॉन्ड बीइंग अ डिबेटिंग सोसाइटी, यानी कि ये जो है एक डिबेटिंग सोसाइटी के परे भी जो है, मतलब कि एक तो डिबेटिंग सोसाइटी है ही,
लेकिन इसके परे भी जो है इसकी एक महत्वाकांक्षा है, मतलब कई सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जैसे कि सत्ता पर अपने आप को काबिज करना, वहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, या फिर जो और भी जो मिनिस्टर्स हैं या उन पर जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस किसका रहेगा। तो ये सारे कई सारे एम्बिशंस हैं। तो ये जो एम्बिशंस जब कॉलिजन होगा, जब इसकी टकराहट होगी, तो ये अपने आप में बिखर जाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि दैट्स इट, इस चीज ये सारे चीज के बावजूद देयर इज नॉट एन इजी पाथ, ये कोई आसान रास्ता नहीं है इस नेशन प्लेटफॉर्म के लिए। इस बात को मानते हुए कि इसके पास जो है एम्बिशंस है, एम्बिशंस मतलब बहुत ही डिजायर, डिजायर ऑफ क्या कोई चीज को हासिल करने का, है ना। तो इट हैज एम्बिशंस बियॉन्ड बीइंग अ सोसाइटी, एक बहस करने वाले समाज के परे, ठीक है ना, के आगे कई सारे एम्बिशंस हैं इसके पास थर्ड फ्रंट। एट 80, 80 की उम्र में एज इज नॉट ऑन मिस्टर पवार साइड। एज जो है यानी कि उम्र जो है, 80 की उम्र जो है वो पवार, मिस्टर पवार के पक्ष में नहीं है, ठीक है ना, उसके साइड में नहीं है। विदाउट एन एक्टिव रोल फॉर द कांग्रेस, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सक्रिय भूमिका के बिना नो पॉलिटिकल फॉर्मेशन, कोई भी राजनीतिक गठन जो है वो वायबल नहीं हो सकती, मतलब सफल नहीं हो सकती है बीजेपी के खिलाफ। That role and the terms of engagement between the Congress and other smaller parties remain open questions। यानी कि यह भूमिका और क्या है, एंड द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, और जुड़ने का, एक दूसरे से जुड़ने का, यानी कि कांग्रेस और जो छोटे छोटे अन्य पार्टीज हैं उनके बीच जो इंगेजमेंट का है, एक दूसरे से जुड़ने का, मिलने का जो टर्म्स है, जो बात है या शर्त है, जो शर्तें हैं, वो आज भी जो है वो बनी हुई है, ओपन क्वेश्चन, है ना। एक खुला प्रश्न बना हुआ है जिसका अभी तक जवाब आया नहीं है। इवन अमंग द पार्टीज दैट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग, यहाँ तक कि बैठक में भाग लेने वाले जो दल हैं, जो दल थे, ठीक है ना, जैसे कि एसपी है, एनसीपी है, आप है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तृणमूल कांग्रेस है, तो उनके बीच भी जो है, उनके बीच भी जो है इंथुसियाज्म जो है वो नदारद था, वो म्यूटेड था, सबकी गौन था, कभी उत्साह उसमें नहीं थी। तो दे सेंट रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि उन लोगों ने जो है अपने प्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधि को भेजा था। मिस्टर पवार हिमसेल्फ इज कॉन्शियस ऑफ द पिटफॉल्स, मिस्टर पवार खुद जो हैं वो वाकिफ हैं, यानी कि अवेयर हैं इस खतरे से, इस समस्या से। सेवरल ऑफ दिस पार्टीज आर एडवर्सरीज ऑफ वन अनदर इन स्टेट्स, इनमें से कई पार्टियां जो हैं, कई दल जो हैं वो दुश्मन हैं एक दूसरे के राज्यों में, ठीक है ना। ऑल नॉन बीजेपी पार्टीज आर नॉट ओपनिंग अप टू द आइडिया, एट लीस्ट फॉर नाउ। जितने मतलब सभी जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, यानी कि गैर भाजपा जो पार्टीज हैं, वो खुले नहीं हैं किस चीज़ को लेकर, इस आइडिया को लेकर कि वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे और बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। तो इस चीज़ को लेकर जो है वो अभी तक ओपन अप नहीं हुए हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अभी के लिए। द टीआरएस, ठीक है, वाईएसआरसीपी एंड बीजेटी इन पावर इन तेलंगाना, यानी कि टीआरएस जो है तेलंगाना में है, वाईएसआरसीपी जो है आंध्र प्रदेश में है, और बीजेटी जो है उड़ीसा में, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। हैव अ गार्डेड अप्रोच, गार्डेड अप्रोच का मतलब होता है सर्कमस्पेक्ट, मतलब कि कह सकते हैं कि बड़ा केयरफुल नॉट टू गिव टू मच इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ या अबाउट योर प्लान, ठीक है। तो गार्डेड मतलब संभल कर बोलना, सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाना, ठीक है, जिससे कि कुछ ज़्यादा आप मतलब अपने बारे में रिवील ना करें। तो हैव अ गार्डेड अप्रोच टुवर्ड्स नेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि नेशनल पॉलिटिक्स के प्रति जो है उनका एक गार्डेड अप्रोच रहा है, एक सतर्कतापूर्ण, एक संभलता, मतलब संभल कर जो है वो इसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे कारक जो हैं, मेक द इमरजेंस ऑफ अ रॉबस्ट अपोजिशन टू द बीजेपी ऑनरस, यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो है, भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विरोधी या मजबूत विपक्ष का जो उदय है, ये सारे फैक्टर्स उसको ऑनर्स बनाती है। ऑनर्स का मतलब क्या होता है, कठिन, डिफिकल्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है ना, यानी कि ऑल दिस फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मैक द इमर्जेंस ऑफ अ रॉबस्ट अपोजिशन टू द बीजेपी ऑनर्स। पॉलिटिक्स इज ऑफन शेप्ड बाय सर्कमस्टांसेस, राजनीति जो है वो अक्सर
उसकी आकार जो है उसके परिस्थिति के अनुसार होती है। परिस्थिति ही जो है राजनीति को आकार देती है अक्सर, कि जैसा परिस्थिति होगा उसी की तरह जो है राजनीति भी होगी। पॉलिटिक्स इज ऑफन शेप्ड, ठीक है ना। जो राजनीति है देश की, वो प्राय क्या होता है, उसकी जो आकार, मतलब कोई उसकी जो आकार होती है, वो जिस रूप में वो ढलता है, वो सर्कमस्टांसेस की वजह से होती है, यानी कि जो परिस्थिति होती है, ठीक है ना। तब यानी कि परिस्थिति जो है वो प्राय क्या करती है, राजनीति को ढालती है या राजनीति को आकार देती है। बीजेपी का अनचैलेंज्ड पावर, अनचैलेंज मतलब जिसको कोई उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता तक, बीजेपी का जो निर्विवाद शक्ति जो है इन द लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों में, इसने एक तनाव पैदा किया है दैट नीड टू बी रिजॉल्व, जिसको हल करने की जरूरत है। कैसे? थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, यानी कि लोकतांत्रिक माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो है इसको हल करने की जरूरत है। द रिसेंट असेंबली इलेक्शन आउटकम्स वर अ रिमाइंडर, ये जो रिसेंट जो आपका इलेक्शन आउटकम्स है, यानी कि हाल के दिनों में जो अभी चुनाव हुए थे, उसका जो परिणाम जो था वो रिमाइंडर, वो एक याद दिलाता है कि पार्टीज स्टॉन्चली अपोज टू द बीजेपी, यानी कि जो पार्टी मतलब स्टॉन्चली मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली जो अपोज थे बीजेपी के विरोधी जो थे, अपोज थे, वो क्या हुए हैं, वो स्टेट्स में पॉपुलर बने हुए हैं, लोकप्रिय बने हुए हैं। कि जो रिसेंट असेंबली इलेक्शंस आउटकम जो है वो इस बात को याद दिलाती है, वो रिमाइंडर दैट पार्टीज स्ट्रांगली अपोज टू द बीजेपी, यानी कि बीजेपी के खिलाफ जो स्ट्रिक्टली जो अपोज मतलब कि सॉरी मतलब पार्टी, वे पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ कठोर मतलब कट्टर रूप से खड़े थे या कट्टर रूप से मतलब उसको विरोध किए थे, वो पॉपुलर बने हुए हैं स्टेट्स में, राज्यों में। हार्नेसिंग, हार्नेसिंग का क्या मतलब होता है? टू कंट्रोल समथिंग यूजिंग यूजुअली इन ऑर्डर टू यूज इट्स पावर, है ना, ताकि आप उसके पावर को यूज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो नेशनल पॉलिटिक्स को दोहन करने के लिए, राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है यानी कि राष्ट्रीय राजनीति को जो है दोहन करने के लिए जो है, फ्रॉम सच डिस्पैरेट ट्रेंड्स, इस प्रकार के जो अलग अलग ट्रेंड्स आ रहे हैं अभी सामने, ठीक है ना, उससे अगर नेशनल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह जो है एक चैलेंज होगा, एक चुनौती होगी किसके सामने? बिफोर द ओपोनेंट्स ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के विरोधियों के सामने ये एक चुनौती होगी। तो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो दें। धन्यवाद।